नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं वामदूत न्यूज़। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ने वाले अभी कुछ ही देर में, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2008 के पहले से ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पदभार संभाले। 2020 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष बना दिया गया। ये भारतीय जनता के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। 2020 से लेके तो अभी तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बड़ी शख्सियत है, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम रखते हैं। राजनीतिक में शुरू से थे, शुरू से उनकी रुचि राजनीतिक में है। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित साहू जी। अमित साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवामदूत न्यूज़ में। पहला ही सवाल मैं पूछूंगा, रायपुर में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। आपकी संगठन इसको लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को देखा गया है कि वो धर्मांतरण के बारे में बोलते हैं, धर्मांतरण को लेके मुद्दों की पहल करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे लव जिहाद हो गया, बहुत सारे मुद्दों को बीजेपी ने उठाया है। इस बार जो रायपुर में गतिविधियां धर्मांतरण को लेकर के बढ़ी है, उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित ही जब से कांग्रेस की सरकार 2018 से कांग्रेस की सरकार, तब से हम ये देख रहे हैं कि धर्मांतरण की गतिविधियों में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जो ईसाई मिशनरी कभी जुबान में पांव तले जो धर्मांतरण करते थे, न जाने कांग्रेसी सरकार के आने के बाद इन्हें क्या बल मिल गया, इन्हें कैसी शक्ति प्राप्त हो गई, या इन्हें कैसे वो ताकत मिल गई जो ये खुलेआम धर्मांतरण करने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना। और अगर एक हिंदू व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है तो उसकी समूची संस्कृति नष्ट हो जाती है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर संस्कृति नष्ट हो गया, अगर उसका धर्म नष्ट हो गया, तो वो देश के प्रति कभी ईमानदार नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सोच ही राष्ट्रवाद की सोच है। अगर यहाँ रहने वाला हिंदू व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है तो उसकी जो है इच्छा शक्ति जो है, उसकी देश के प्रति जो लगाव की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमारा काम है कि धर्मांतरण को रोकना और अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रवाद की ओर लेके चलना। और हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। देखिए, आप धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत सारे पहल किए आप लोगों ने। इस पहल को कांग्रेस बताती है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी की तो शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति का दौर ही रहा है। बीजेपी ने जब भी राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस का आप लोगों के ऊपर बहुत बार ये बयान आ चुका है। तो क्या सही में बीजेपी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के कहती है कि हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। अगर इस पर कांग्रेसी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सबसे बड़ा तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। वे सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है, वो ईसाई तुष्टीकरण की बात करती है। उन्हें न कभी धर्म से मतलब होता है, न कभी यहाँ की संस्कृति से मतलब होता है। और तो और हम तो इतना सुनते हैं कि खुद स्वयं कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, अंतरिम अध्यक्ष है, जो एक धर्मांतरण कराने की सबसे बड़े एजेंट के रूप में भारत में काम कर रही है, हम तो ये भी सुनते हैं। तो इसमें ये निष्पक्ष हो जाता है कि धर्मांतरण के पक्षकार कौन है और धर्मांतरण के विरोधी कौन है। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हम धर्मांतरण के विरोधी हैं, और हमारे रहते भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को रहते धर्मांतरण हम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या पॉलिटिकल स्टंट है धर्मांतरण? ये कोई स्टंट नहीं है। ये देश और राष्ट्रवाद के लिए रक्षा सुरक्षा की हमारी नीति है, जिसके तहत हम काम करते हैं। हमारी कोई तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हम नहीं काम करते। हम देश, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा की बात करते हैं। क्या महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है? कुछ दिन पहले से खबरें आ रही हैं कि ग्राम पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्राम पंचायत मंत्री से इस्तीफा दे दिया है, मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या बीजेपी में उनके लिए जगह है, वो बड़ा पद है जिसके वो हकदार हैं?
देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति के तहत काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की नीति को लेकर काम करती है, और जिस व्यक्ति के हृदय में अगर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, राष्ट्रवाद की अलख जगती है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही साथ खड़ा रहता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जो है वही राष्ट्रभक्त है क्या? क्या ये डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी देश को देना चाहती है? देखिए, ये डेफिनेशन नहीं है। जिनके हृदय में राष्ट्रवाद की भावना होती है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला, जैसे आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला व्यक्ति राष्ट्रवाद नहीं होता, ऐसा नहीं है। जिनके हृदय में राष्ट्रवाद की भावना होती है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। तो आपने कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति, महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, तो देखो महाराष्ट्र के सारे महाराष्ट्र से पहले भी हम एमपी में देख चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार पलट करके बीजेपी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में मैं दोनों का उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में आज वो, सीधा मैं नाम लेकर कहता हूं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पूर्वज, उनका खानदान भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से था। वो किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी से दूर थे, मगर जब उनके भीतर राष्ट्रवाद की अलख जगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए। वैसा ही शिवसेना, जो हिंदुत्ववादी के नाम से एक पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो राष्ट्र भक्तों की पार्टी जो कहते हैं, जो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी, जो सीना ठोक के कहता था कि हिंदुत्व की रक्षा करने का काम मेरा है, एक शिव सैनिकों का काम है। मगर यही शिवसेना कुछ दिनों पहले कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर शामिल हो गई थी। तो वहां पर भी वहां के कुछ विधायकों के हृदय के अंदर आज भी वो बाला साहब जी की शिवसेना के जो लक्ष्य थे, वो उनकी जो सोच थी वो जागृत थी। तो उन्होंने भी ऐसा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और उन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रभक्त पार्टी के लोग थे, मगर हम किनके साथ आ लिए हैं। तो इन वजहों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर वहां पे महाराष्ट्र में सरकार बनाई। देखिए, तो आपका ये साफ कहना है कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की है, जनता ने हिंदुत्व की सरकार बनाई है। बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूं कि जनता ने सोची है, और जनता के द्वारा चुने हुए विधायकों ने सोचा है कि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ। तो क्या अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या शिवसेना में हिंदुत्व नहीं बचा है? क्या आप इस नज़र से देखते हैं कि शिवसेना में जितने भी लोग हैं, क्या वो हिंदुत्ववादी नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो राष्ट्र प्रेमी नहीं रहे? अब क्या इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार गिर गई और एक नई सरकार का गठन हुआ जिसमें आपने शिंदे को समर्थन दे दिया? कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस लेंगे, पर अचानक से रात को मीडिया में आके वो बोलते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री रहूंगा, और शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और उन्होंने शपथ लिया भी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो शिवसेना में लोग हैं वो शिवसेना में अब राष्ट्रभक्त लोग नहीं रहे, राष्ट्र प्रेमी नहीं रहे, और अब जो शिवसेना का जो हिंदुत्ववादी कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं उतना नहीं रहा जितना पहले था जब आपके साथ हुआ करते थे? देखिए दुलारे जी, जिस प्रकार से देश की जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकत हैं उनके साथ खड़े रहने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में आज सर्वे सर्वा कौन है? आज अगर कांग्रेस को एक शब्द में हम अगर सिमेटे तो वो सिर्फ आज रह गई है मां बेटे की पार्टी। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई विषय नहीं है। वैसे ही मैं दुलारे जी, मैं पहले पूरा आपने जो पूर्व में सवाल किया उसके मैं जवाब पूरे दे देता हूं, उसके बाद मैं दूसरे सवाल का जवाब जी। जैसे कि आज कांग्रेस मां बेटी की पार्टी के रूप में आज स्थापित हो गई, जिससे एक कांग्रेसी भी प्रताड़ित है। जो कांग्रेसी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। वैसे ही जो शिवसेना एक हिंदुत्व की रक्षक के रूप में जाने जाते थे, जो शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक के रूप में जाने जाते थे, वो शिवसेना भी सिमट के एक बाप और बेटे की पार्टी रह गई थी। वहां पर भी यही शिव सैनिक जो है दबी जुबान में रहते थे। जैसे कि आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता गुलाम के रूप में आज स्थापित है, वैसे ही शिवसेना के शिव सैनिकों को हृदय के अंदर एक ज्वाला जगी,
बाला साहब ठाकरे की एक सोच उनके अंदर जगी, तो उन्होंने उस बाप बेटे की गुलामी करना छोड़ उन्होंने जो बाला साहब ने वास्तविक शिवसेना बनाई थी उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने इस बाप बेटे की गुलामी ना करते हुए उन्होंने स्वयं निर्णय लिया कि हम सच्चे शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब ठाकरे जी के बनाए हुए शिव सैनिक हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम आज अगर देश में एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी, तो उन सब विधायकों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम राष्ट्रभक्त पार्टी के साथ हम होंगे और जो शिवसेना का जो ध्येय है, जो बाला साहब ठाकरे की जो सोच है, उस सोच के साथ हम रहेंगे और वो शिव सैनिक बनकर रहेंगे। तो ये यहाँ पर सिर्फ फर्क दुलारे जी इतना है कि कांग्रेस माँ बेटी की पार्टी बनकर रह गई थी और अभी तक जो सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में वो बाप बेटी की सरकार के रूप में चल रही थी, मगर आज जो सरकार चल रही है वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सरकार जो है महाराष्ट्र में चल रही है। ये मेरा जवाब था। इसके बाद आप उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिता का, श्री बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा किया। वो चाहते थे कि शिव सैनिक का कोई आदमी मुख्यमंत्री हो, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। उनका कहना है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मुख्यमंत्री बनने में। अगर एकनाथ शिंदे मुझे बोल दिए होते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया होता। बीजेपी में जाने की क्या जरूरत थी? अगर इच्छा नहीं होती उद्धव ठाकरे जी की तो वो मुख्यमंत्री बनते ही नहीं। सीधा साफ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्लियर है। और अगर आप कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की सोच थी, अगर उनके पुत्र के रूप में आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो कहां गया था आपका हिंदुत्व? कहां थे जब निर्मम साधुओं की पीट कर हत्या हुई आपके सरकार में? जब हनुमान चालीसा का विरोध हुआ आपके राज्य में, तब कहां थी आपकी शिवसेना और कहां था आपका हिंदुत्व? सारे तो समाप्त हो गए थे। तो ये सब पीड़ा एक एक शिव सैनिकों के हृदय के अंदर थी। एक एक शिव सैनिकों के हृदय में ये पीड़ा कचोट रही थी कि हम असली बाला साहब के बनाए हुए शिवसेना में है कि ये पपेट के रूप में जो सरकार में आज बैठ गए हैं कांग्रेस के पंगु बनकर उनके साथ। इसलिए तो ये महाराष्ट्र में हुआ। और आज हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, वो शिवसेना की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र। तो क्या अब जो इतिहास महाराष्ट्र का है, जो इतिहास एमपी का है, क्या वो इतिहास छत्तीसगढ़ में फिर दोहराया जाएगा? क्या छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ आपसे, बिना लाग लपेट के सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या टीएस बाबा और बीजेपी को समर्थन देती है तो बीजेपी सरकार बना लेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए दुलारा जी, मैं सीधा कॉन्सेप्ट का जवाब मैं आपको देता हूं कि आप भी इसी छत्तीसगढ़ से हैं, मैं भी इसी छत्तीसगढ़ में हूं। जब से छत्तीसगढ़ क्योंकि टीएस बाबा बहुत नाखुश दिखे, जो पत्र उनका वायरल हो रहा है, जो चिट्ठियां, मैं इसलिए सारे सवाल का जवाब शुरू से लेकर अंतिम तक के दे रहा हूँ, तो पूरे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। हमने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, जब सरकार बदली, जब कांग्रेस के अधिक से अधिक विधायक आए, तब इनके भीतर शुरू से ही एक वर्चस्व की लड़ाई चली कि मुख्यमंत्री मैं। जब 3 लोग प्रमुख रूप से दावेदार के रूप में ये सामने आए, भूपेश बघेल जी, तामध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव जी, ये तीनों का जब नाम प्रमुखता से हुआ कि तीनों में से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये लड़ाई वही शुरू हो गई थी दिल्ली में इनकी। कोई कहता था कि मुख्यमंत्री तो टीएस सिंहदेव ही बनेंगे, कोई कहता था मुख्यमंत्री तो तामध्वज साहू ही बनेंगे क्योंकि साहू समाज की बहुत बड़ी बहुलता है। ये लड़ाई वहीं से चालू हुई। कोई कहता था कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे। मगर जब हमने ये सुना कि सरकार बनाने के लिए और दोनों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक साथ घोषणा की कि मुख्यमंत्री ये मंत्री है और गृह मंत्री है, तब हमने और आपने भी सुना कि इनके बीच एक कंप्रोमाइज हुआ है कि 2.5 साल तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव रहेंगे। मगर जब 2.5 वर्ष इनके पूर्ण हुए, तब से ही एक सुगुहाट इनके अंदर देखने को मिल गई थी। टीएस सिंहदेव के चेहरे पर वो शिकन भी नजर आ रही थी हमको कि अब मुख्यमंत्री, अब तो मैं बनूंगा। दिल्ली में भी बड़ी बैठकें हुई, दिल्ली में भी इन्होंने, भूपेश के विधायकों ने अलग एक शक्ति प्रदर्शन किया, टीएस सिंहदेव के विधायकों ने एक अलग शक्ति प्रदर्शन किया। पूरा का पूरा कांग्रेस का कार्यकाल दिल्ली में निकल गया। अपने आला कमान के सामने समर्थन ना समर्थन देने के लिए इनके बीच में वो लड़ाई हमको दिखी। आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यथावत हैं, तो उन्होंने अपमान बाबा
टीएस सिंहदेव बाबा जी का किया है, ऐसा उन्होंने कहते हुए पंचायत विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने सीधा उस अपने पत्रक के माध्यम से जानकारी दी कि मेरे विभाग में मेरे ही अधिकारी मेरा बात नहीं सुन रहे हैं। जिस लक्ष्य को लेकर कांग्रेस चल रही है वो लक्ष्य से भटक चुकी है। आज जो एक स्वप्न था छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गरीबों को मकान बनाकर देने का, जो केंद्र सरकार के सहयोग से जो प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान हम बनाने जा रहे थे, उस तरफ कोई पहल सरकार की नहीं हो रही है, ना कोई अधिकारी मेरी बात सुनता है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा और साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शक्ति तो जरूर टीएस सिंहदेव को दी थी, कांग्रेस ने शक्ति तो मंत्री के रूप में जरूर टीएस सिंहदेव को दी थी, मगर वो सारी की सारी शक्तियां जो है उनका कंट्रोल अपने पास रखा। तो कब तक अपमानित होते टीएस सिंहदेव? इस वजह से क्षुब्ध होकर, परेशान होकर उन्होंने उस आवास मंत्री के रूप में उन्होंने जो अपने मंत्री मंडल के पंचायत मंत्री के रूप में जो वो स्थापित थे, उस विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया कि मेरी यहाँ कोई सुनता नहीं, तो मैं इस विभाग का मंत्री बनकर क्यों रहूंगा। और वैसे भी आज के समाचार पत्रों में हमने देखा है कि इनके अंदर फिर से वही फूट चालू हो गई है, वही फिर से लड़ाई चालू हो गई है। ये बाबा आज भी आला कमान से उम्मीद लगाए बैठे कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। भूपेश बघेल भी हठ योगी की तरह वो भी अपने मुख्यमंत्री पद पर कब्जे जमाए हुए हैं। तो सीधा तौर पर अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये सिंहदेव जी अगर चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के साथ अगर काम करना चाहें तो बिल्कुल, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं टीएस सिंहदेव जी का भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप बीजेपी भी लगे, कांग्रेस पे भी लगे। बीजेपी 15 साल छत्तीसगढ़ में थी। इन 5 सालों में जोड़ों से एक मुद्दा है आदिवासी लोगों का, हसदेव का। हसदेव में जिस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है या जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, उन चीज़ों को बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो जितने भी आवंटन थे सारे रद्द कर देती। आज कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये झूठा दिखावा करते थे, झूठा छलावा करते थे आदिवासियों के साथ कि हम आपके साथ है। झूठा ये उन्हें आश्वासन देते थे कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हम लड़ेंगे। मगर आज कांग्रेस की सरकार बने लगभग 3.5 वर्ष हो गए, तो वो आश्वासन कहाँ है, वो झूठा दिलासा कहाँ है, वो ध्येय इनका कहाँ है कि हम आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आज सब शांति में सरकार बन गई तो आपने भी तो नहीं लड़ा आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई? बिल्कुल लड़े। हमारे प्रत्येक नेता गण हसदेव जाकर स्वयं वहां, मैं भी था वहां पर जाके, तमाम वहां पर रहने वाले आदिवासियों के साथ हमारे तमाम नेता ने वहां पर जाके हसदेव बचाओ अभियान के तहत जो है अभियान ये चल रहा था, उसमें सभी नेताओं ने जाकर अपना समर्थन दिया है। तमाम आदिवासी नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वहां गए थे, जिसकी खुद साक्ष्य गवाही। पर आपके शासनकाल में क्यों नहीं? ये आप कांग्रेस के शासनकाल में आप इतना धरना दे रहे हैं, पर आपने हसदेव के लिए अपने शासनकाल में कुछ ऐसी पॉलिसी या ऐसी विचार क्यों नहीं किया जिससे आने वाले समय में हसदेव को नुकसान ना हो? आवंटन ही नहीं किया, इससे बड़ी बात हम क्या करें? कांग्रेस ने आवंटन नहीं किया भाई, ये हमारी सोच है कि हमने आवंटन नहीं किया। अब भाई अगर आप कहेंगे कि आज कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करें, तो ऐसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने 15 वर्षों तक शासन चलाया और छत्तीसगढ़ मैदान में है। अमित जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या ये सब चुनाव नजदीक है इसलिए इतने सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दुलारे जी। देखिए, एक छोटा सा तत्कालिक का मैं घटना में बताऊं, जिस घटने पे अभी आंदोलन भी हमने किया, राजभवन का घेराव भी हमने किया, पैदल मार्च हमने राजभवन तक जाकर किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा बलात्कार के मुद्दे पर। आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अपराध बहुत बेपरवाह तरीके से बढ़ चुके हैं। तो हमने उसके लिए अभियान किया, आंदोलन किया। अगर हम विपक्ष में होते हुए उसके लिए अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारे विपक्ष में रहने का फायदा क्या? अगर इसको सोच के करें कि चुनाव नजदीक है और हम जो अकल गलत है, जो अकल तरह का मामला है, जिस तरीके से बड़े बड़े बीजेपी के सारे बड़े नेता सामने आए, जिसमें सरोज पांडे जी भी थे,
बृजमोहन अग्रवाल जी भी थे, इवन रमन सिंह भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह सकते, वो भी आया, एक बड़े फ्रेम की न्यूज़ बनी, एक बड़ा चीज़ें किया गया, पूरा घेराव किया गया, विज्ञापन सौंपा आपने। पर क्या लगता है जब बीजेपी शासित राज्य में ये सारी चीज़ें होती हैं, जब बीजेपी शासित राज्य में किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है, वहाँ पर बीजेपी कहाँ खड़ी होती है? देखिए दुलारे जी, एक साफ और सीधा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दो मुही राजनीति नहीं करती। अगर बीजेपी शासन के अंतर्गत भी अगर कोई अपराध होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी सी कड़ी सजा हो। और आप अगर इसको दुर्भावना वंश अगर कह रहे हैं कि सामने चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रही है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव है, लोगों का ये कहना है। मेरा सीधा सवाल है दुलारे जी, विपक्ष के तमाम नेताओं से, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर हर एक आज कांग्रेस के नेताओं से मेरा सवाल है, आज उत्तर प्रदेश में अगर आप कहते हैं कि ये राजनीति हम अगर कर रहे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई बलात्कार की घटना होती है तो यहाँ वहां पर ये कांग्रेस से तमाम आला कमान पहुंच जाते हैं, अपनी नेतागिरी करने पहुंच जाते हैं वहां पर। क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि निर्भया 2 की तरह एक बड़ा बलात्कार की घटना जो है छत्तीसगढ़ में हुई, क्या प्रियंका गांधी को नहीं दिख रहा है क्या छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पर बलात्कार की घटना हुई है, निर्मम उस महिला की हत्या हुई है, बहुत बहुत बुरी तरीके से उस महिला के बलात्कार करने के बाद हत्या की गई, एकदम जैसे कि दिल्ली में जो घटना उस बहन के साथ हुआ था वैसे ही घटना यहाँ पर हुई। तो क्या राहुल गांधी को यहाँ की घटना नहीं दिख रही है? क्या प्रियंका गांधी को यहाँ की घटना नहीं दिख रही है? या मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ, ये राजनीति तो असल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है यहाँ, उनको यहाँ आंदोलन, उनको यहाँ की घटना, उनको यहाँ का अपराध नहीं दिख रहा है। उनको तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए वहां पर आंदोलन करने के लिए इनको जाना है, इसलिए उनको आंदोलन करने के लिए अन्य भाजपा शासित राज्यों में जाना है। और इस किस्म से आरोप लगाते हैं कि हम पर कि हम दुर्भावना की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम अपराधियों के खिलाफ थे, है और रहेंगे। अपराधियों को फांसी की सजा हो, इस मांग को लेकर हमने राजभवन भी गए, माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन भी सौंपा उनके परिवार के साथ। तो हम आज भी खड़े हैं कि उनके पूरे परिवार को न्याय मिले, अपराधियों को फांसी। बीजेपी का नारा ही रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीजेपी ने हमेशा ये नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कहीं ना कहीं आदमी ये सोचता है, एक आम जनता ये सोचती है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो दुर्घटना है, जो क्राइम रेट है वो कम हो, पर कहीं ना कहीं ये कम नहीं हो रहा है। आप पूरे 15 वर्ष का कार्यकाल हमारा देख लीजिए और इस साढ़े 3 वर्ष के इस कांग्रेस के कार्यकाल को देख लीजिए। आज कभी आप अगर दुलारी ये पेपर उठाकर देखेंगे 2 से 4 हत्याएं बिल्कुल छत्तीसगढ़ में हुई है। और हमारे 15 वर्ष के कार्यकाल का क्राइम रेट आप निकाल के देखिए और 3 साढ़े 3, इसमें फर्क साफ नजर आ जाएगा। इसमें ना कोई आरोप लगा सकता है ना प्रत्यारोप लगा सकता है, एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस का बिल्कुल भी पकड़ पुलिस प्रशासन पर नहीं है ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं हमारा, अब मैं आरोप भी लगाता हूं कांग्रेस के साथ कि कहीं ना कहीं पूरा मिली भगत से कहीं अपराध के गढ़ को अंजाम तो नहीं दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ जो एक शांति का टापू के नाम से जाना जाता था, आज छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता था, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले राज्य के रूप में जाना जाता था। मगर आज हमारे लिए शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ नहीं अपराधगढ़ के नाम से जाना जा रहा है। और यह सीधा आरोप मेरा सिर्फ इस कांग्रेस के सरकार पर है। ये कांग्रेस की सरकार का बिल्कुल भी पकड़ जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं है और अपराधियों को खुली छूट इस कांग्रेस की सरकार में है। और कांग्रेसियों के साथ मिलकर सारे के सारे अपराधी अपराध करने में लगे हैं, तस्करी करने में लगे हैं। बीजेपी आपको टिकट देती है ग्रामीण विधानसभा से, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो आदेश दे मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से वो आदेश स्वीकार करूंगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे काम दे, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी मुझे आदेश दे। आपने अपना कीमती समय दिया और आप आवाम दूत न्यूज़ के मास्टर न्यूज़ में स्पेशल एडिशन में आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ पूरी आवाम दूत की टीम से।